आइए सुनते हैं उर्मिला शुक्ल की कहानी कौवा हंकनी। कॉलेज से लौटकर घर का दरवाजा खोला तो दरवाजे की सेंध में अटके पत्र फर्श पर बिखर गए। 2 लिफाफे थे और एक चौकोर सा 4 परतों में मुड़ा कागज। पत्र जब चलन से बाहर हो चले हों, ऐसे समय में इन पत्रों का आना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उन्हें उठाकर टेबल पर रखने लगी तो उस चौकोर से कागज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने देखा उसे गोंद नुमा किसी चीज से चिपकाया गया था और उसके कोने पर हल्दी का निशान था। यानी यह विवाह का निमंत्रण है, मगर किसका? आजकल तो इस तरह के निमंत्रण का रिवाज ही नहीं रहा। फिर यह पत्र किसने भेजा है, सोचते हुए मैंने उसे खोला तो वो बड़की अम्मा का पत्र था। पत्र क्या था? केवल 3 ही पंक्तियां थीं उसमें। बिटिया को शुभ आशीर्वाद, तुम्हारे भाई का ब्याह है, जरूर आना बिटिया, इस खत को ही निमंत्रण समझना, तुम्हारी अभागिन बड़की अम्मा। इस पत्र को पढ़ने के बाद शेष दोनों पत्र पढ़ने की याद ही नहीं रही। मन तो इन 3 शब्दों में ही उलझ कर रह गया था, अभागिन बड़की अम्मा। माँ और अभागिन, मगर उनके संदर्भ में शायद ये दोनों शब्द सटीक ही थे। मेरा मन अब विगत को खंगालने लगा था। कुछ भी तो नहीं मिला था उन्हें जिसे वे अपना सौभाग्य कहती। पत्नी बनकर भी उन्हें वह अधिकार, वह सम्मान तो मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। प्रेम और समर्पण के बदले उन्हें घृणा और उपेक्षा ही मिली थी, समाज से और परिवार से भी। पर ऐसा क्या किया था उन्होंने? यही कि अपने शराबी और अय्याश पति को छोड़कर ताऊजी का हाथ थाम लिया था। क्या यह अपराध था? पूरी तरह से खारिज कर दिया था उन्हें समाज ने और परिवार ने भी। उनके विवाह को भी कहाँ स्वीकारा था लोगों ने। तभी तो लोग उन्हें उडरी कहते थे। उडरी यानी किसी के साथ भाग जाने वाली औरत। हालांकि वे भाग कर नहीं आई थीं, बाकायदा कोर्ट मैरिज थी उनकी, मगर उस गांव के लोगों के लिए उस विवाह का कोई महत्व ही नहीं था। सो वे उडरी शब्द के दंश को झेलने को विवश थीं। और आश्चर्य तो यह था कि ताऊजी से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर यह अपराध था तो अपराधी तो वे भी थे ना, मगर वे पुरुष थे और हमारे समाज में पुरुष की तो कोई गलती होती ही नहीं। फिर भी बड़की अम्मा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। परिवार ने तो उन्हें कभी नहीं अपनाया था, मगर उन्होंने सबको अपना लिया था। सबसे बहुत प्रेम करती थी मैं, मुझ पर तो उनका विशेष स्नेह था। मुझे भी वे बहुत अच्छी लगती थीं, मगर अम्मा को उनसे बहुत चिढ़ थी। जब भी मैं उनके पास होती, अम्मा मुझे वहां से बुला ले जाती और कहती, तू उसके पास न जाया कर। क्यों? वो अच्छी औरत नहीं है। क्या वे गंदी हैं? पर वे तो बहुत सुंदर हैं, तुमसे भी सुंदर। भोलेपन से कही मेरी बात से वे बौखला जाती और मुझे खूब मारती। मगर मैंने न उनके पास जाना छोड़ा और न ही अम्मा ने पीटना। फिर विजय का जन्म हुआ। अब वे बहुत खुश थी और ताऊजी भी, मगर परिवार तो और भी कटीला हो उठा था, बिल्कुल नागफनी जैसा, खासकर मेरी अम्मा। सो वे जब तब उनसे उलझ ही जाती थीं। उनके लड़के का हक जो मारा गया था। मेरा विवाह हो रहा था। गांव भर की औरतें सुहागिनें वहां थीं। अगर कोई नहीं था तो बड़की अम्मा। होती भी कैसे? अब शकुंजो हो जाता। सो विवाह की किसी भी रस्म में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। मेरी विदाई का समय आया। आंगन में सारा गांव एकत्रित था, मगर वे वहां भी नहीं थीं और मेरा मन व्याकुल था उनसे मिलने को। सो मैं उनके कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि अम्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई। पगला गई हो क्या? इस शुभ घड़ी में उधर कहाँ जा रही? उनकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे और उनके उस अधूरे वाक्य में छिपा अर्थ बीन गया था मुझे। मगर उस समय मैं विरोध की स्थिति में नहीं थी, सो लौट आई थी। पुरुषोत्तम आ चुके थे, सो रसोई में जाकर चाय बनाई। वापस आई तो वे अखबारी दुनिया में खो चुके थे। सुनिए। सो मैंने पत्र उनके आगे रख दिया। वे बोले, तुम चली जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। सुबह की बस थी। मन फिर गांव जा पहुंचा था। विजय अभी किशोर ही था कि ताऊजी चल बसे थे। संयुक्त परिवार था। ताऊजी घर के कमाऊ पुरुष थे, मगर अब उनके परिवार को बैठाकर कौन खिलाता? सो संपत्ति का बंटवारा हुआ। सारी संपत्ति परिवार ने हथिया ली। बड़की अम्मा के हाथ आई थी चौपाल और ताऊजी के नाम का ढेर सारा कर्ज। न जाने कितने कितने लेनदार पैदा हो गए थे। कभी जिसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, वो भी द्वार पर आ खड़ा हुआ
क्या करती वे? अपने जेवर और खेत बेचकर कर्ज अदा किया और लोगों के घर काम करके गुजारा करने लगी। उनकी हालत देखकर मन दुखी हो उठा था। मैंने उन्हें अपने साथ ले चलने को कहा तो बोली, बिटिया के घर? नहीं बिटिया, कहकर हाथ जोड़ दिए थे उन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की मगर वे तैयार ही नहीं हुई थीं। फिर मैंने सरपंच काका से कहकर उन्हें आंगनबाड़ी में सहायिका का काम दिलवा दिया था। फिर सालों तक मेरा गांव जाना नहीं हुआ। लोग आते तो खबर मिल जाती। खबर मिली कि विजय पर भी परिवार का रंग चढ़ गया है। अब बड़की अम्मा ही सबसे बड़ी दुश्मन है उसकी। तब किशोरावस्था थी, ना समझ था, अब बदल गया होगा, ब्याह जो है उसका, सोचा मैंने। शाम होते होते गांव आ गया। तमाम औरतों से घिरा विजय हंसी मजाक में व्यस्त था। उसे तेल चढ़ाया जा रहा था। यह एक महत्वपूर्ण रस्म थी। मगर बड़की अम्मा वे यहाँ नहीं थी। मैंने पूछा, अम्मा, बड़की अम्मा कहाँ हैं? होंगी अपनी चौपाल में। क्यों, यहाँ क्यों नहीं आई? पगला गई हो क्या? एक तो उडरी, ऊपर से विधवा, अब सगुन करना है क्या? जरा भी अकल नहीं है तुमको। तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बेकार है। मेरे कदम चौपाल की ओर बढ़ चले थे। देखा वे अंधेरे में लेटी हुई थीं। उनकी सांसें बता रही थीं कि वे रो रही हैं। मेरी आहट पाकर वे उठ बैठी थीं और बोली, अरे बिटिया, तुम कब आई? वे सामान्य होने की कोशिश करने लगी। बड़की अम्मा, आप यहाँ ऐसे अकेले? वहां तेल चढ़ रहा है और आप? बिटिया, हमारा वहां क्या काम? बस विजय सुखी रहे और क्या चाहिए हमें। बड़की अम्मा, आप भी ना, आप भी मानती हैं कि वहां जाने से विजय का सुख छीन जाएगा? आपकी सोच तो ऐसी न थी। वही सोच तो हमारी मुसीबत की जड़ बन गई। हम टूट गई हैं बिटिया। जिंदगी भर जूझ कर क्या मिला हमें? अब तो अपना बच्चा भी, कहते हुए वे फपक पड़ी थीं। तभी वहां अम्मा आ गई और, अरे दिया तो जला लेती। और ये रोना, तुम्हारे लड़के का ब्याह है, कोई मर नहीं गया है कि रो रो कर अपशगुन कर रही हो। अम्मा, ऐसे जले पर नमक तो न छिड़को, ये तो वैसे ही दुखी हैं, ऊपर से तुम। मेरी आवाज तल्ख हो उठी थी। मेरा इस तरह उनके पक्ष में बोलना अम्मा को अच्छा नहीं लगा था, पर कुछ कहा नहीं उन्होंने। कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चलो चलकर तुम भी तेल चढ़ा दो, बहन हो उसकी। मैं बड़ी बहन थी और सुहागन भी, सो तेल की रस्म में मुझे जाना पड़ा। मैं चली तो गई थी उनके साथ, मगर तेल चढ़ी की उस रस्म में मन नहीं लगा था मेरा। फिर उस विवाह की तमाम रस्मों में मेरी अम्मा ही आगे रहीं, बड़की अम्मा कहीं नहीं थी। फिर कभी गांव जाना हुआ नहीं, बस उनकी खबरें ही आती रहीं कि विजय ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, कि अब वे बाहर जानवरों के मढ़ा में रहती हैं। फिर खबर आई कि वे गांव से बाहर वाली महुआरी में रहने लगी हैं। फिर खबर आई कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अब वे गांव भर में भटकती फिरती हैं। जिन हालातों में वे जी रही थीं, उसमें यह तो होना ही था। सोचकर मन बेचैन हो उठा था। आंखों में उनकी वो भटकती छवि उभरी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचकर उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वे नहीं मिली। फिर गांव के बाहर महुआरी में जाकर देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत कौवों पर पत्थर फेंक रही थी। उसके बदन पर चिथड़े लटक रहे थे। वो बड़की अम्मा थी। आंचल से ढके रहने वाले सिर पर आज आंचल नहीं था, वह तार तार होकर धूल में लिथड़ा पड़ा था। बचपन में दादी एक कहानी सुनाया करती थी, कौवा हंकनी की कहानी, एक औरत को कौवा हंकनी बना दिए जाने की कहानी। आज वो कहानी नहीं, हकीकत बनकर मेरे सामने थी। मैं उनकी ओर बढ़ी तो वे भागकर महुआरी के उस भाग में जा छिपी थीं जो बहुत घना था। वहां कटीली झाड़ियां थीं। मैंने बहुत ढूंढा था उन्हें, पर वे नहीं मिली थीं। अंधेरा हो गया था, अब शहर लौटना संभव नहीं था, सो मुझे घर जाना पड़ा, वरना उस घर में जाने का न तो मन था और न ही कोई कारण। सुबह होते ही मैं एक बार फिर महुआरी गई, छुपने की हर जगह को तलाशा, मगर वे कहीं नहीं थीं। हार कर मैं लौट आई, मगर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ थी कौवा उड़ाती एक छवि।